नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। हिमालय पुत्र के नाम से विख्यात हेमवती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती पर देहरादून की एमडीडीए कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहुंचकर हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार में अनेक पदों पर रहते हुए पहाड़ की चिंता की और उनके विकास के लिए काम किया। सीएम ने कहा कि पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन किया और आज उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलने का प्रयास किया जा रहा है। बच के है लगे ना किसी के लगे ना। हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार में अनेक पदों पर अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। उनकी 107वीं जयंती है। मैं उनको समस्त प्रदेशवासियों की ओर से नमन करता हूं। और वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत इसलिए हैं कि एक सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में यहाँ पैदा होकर उन्होंने प्रयाग में जाकर, उस समय के इलाहाबाद में जाकर एक अपना स्थान बनाया और पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार में अनेक पदों पर रहकर अनेक विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार से मुक्त करने में, साफ सफाई से काम करने में और एक व्यवस्था जो उन्होंने बनाई उस समय लोगों के साथ बहुत सहजता से, अनेक बार उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो उनके सामने कभी झुके नहीं, हमेशा डटे रहे। ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणा है। हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए राज्य को, जो उनके समय में बहुत सारे काम, उनकी लोकप्रियता थी, उसके कारण से आज अनेक संस्थान, अनेक विश्वविद्यालय हमारे राज्य के उनके नाम से चल रहे हैं। आगे भी हम उस दिशा में उनके जीवन से प्रेरणा लेकर काम करेंगे। मैं उनको उनकी जयंती पर नमन करता हूं। आज उनके सुपुत्र श्री विजय बहुगुणा जी हम सब के वरिष्ठ नेता हैं, लगातार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सौरभ जी उनके सुपुत्र हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। सुबोध भाई, इन्होंने भी काम किया उसके साथ। और विवेकानंद खंडूरी जी, मैं इनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि हर बार यहाँ पर जो है वो इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करते हैं और हम सब उनका स्मरण हमेशा करते रहेंगे। मंगलौर स्थित जवाहरन खालसा मोहल्ले का नाम बदलने को लेकर लोगों में आक्रोश है। पालिका के फैसले के बाद सैकड़ों लोग मोहल्ले में इकट्ठा हुए और राज्य मंत्री देशराज कनपाल भी मौके पर आए। उन्होंने नाम बदलने के फैसले का कड़ा विरोध जताया। उन्होंने पालिका को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि फैसला वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। से काम लेते हैं। देखिए, अब तो कर लो। बोलो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज। ईओ के माध्यम से प्रस्ताव आया कि ये असंवैधानिक शब्द है। अगर ये असंवैधानिक शब्द है तो तहसीलदार हमें जाति प्रमाण पत्र क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है जाति प्रमाण पत्र? कल अगर ये अपने प्रस्ताव को वापस नहीं लेते तो तहसीलदार के खिलाफ जो जाति प्रमाण पत्र जारी कर रहा है, मैं मुकदमा लिखवाऊंगा। तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा लिखवाऊंगा। अगर ये शब्द असंवैधानिक है तो ये गजट नोटिफिकेशन में कैसा आता है? अगर ये शब्द असंवैधानिक है तो विधानसभा में मेरे नाम के आगे चमार कैसे लिखा गया? कैसे लिखा गया? बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष की भूमिका पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस ने लोकसभा में अपने चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करते हुए इस बिल के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाया। सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने महिलाओं को उनके अधिकार देने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया, बल्कि हमेशा उन्हें दबाने और केवल वोट बैंक की राजनीति करने के रूप में उन्हें इस्तेमाल करने का काम किया है। देखिए, मैं पहले तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उत्तराखंड देवभूमि से और केदारनाथ क्षेत्र से, कि उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में विशेष सत्र के माध्यम से ला करके
नारी शक्ति को जो सशक्त बनाने का वो काम कर रहे थे, उसके लिए हम सभी उनके आभारी हैं। संपूर्ण मातृशक्ति उनका धन्यवाद करती है। लेकिन उस बिल को जिस तरह से लोकसभा में पास किया जाना था, कांग्रेस ने जो अपना चाल चरित्र और चेहरा वहां पर से दिखाया, तो वो बरसों से का जो उनका चरित्र था वो देखने को मिला है। इतने लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार इस देश में रही है। कांग्रेस चाहती तो उस बिल को पास कर सकती थी, लेकिन पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया जो देश की आधी आबादी है, और उनका उपयोग करने का काम किया, उनको दबाने कुचलने का काम किया। मैं उनकी घोर निंदा करती हूँ कांग्रेस पार्टी सहित उनके सहयोगी दलों की, जो हमेशा से इस देश की मातृशक्ति के विरुद्ध उन्होंने काम किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चमोली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हाल जानने के लिए बीते शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत थराली पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ चेपड़ो आपदा प्रभावित गांव का दौरा किया, बल्कि स्थानीय लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान रावत ने सरकार की आपदा प्रबंधन नीति पर सवाल उठाते हुए मुआवजा और सुरक्षा कार्यों को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि थराली बाजार पूरी तरह से आपदा की चपेट में आ चुका है, जबकि पिंडर नदी के किनारे लगातार हो रहा कटाव एक नए खतरे की ओर इशारा कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि थराली क्षेत्र में भूदसाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अब तक बाढ़ सुरक्षा या फिर स्थायी समाधान के कोई ठोस कार्य धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। आज ये 3 जनपदों के भ्रमण के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सरकार ने इस दिशा में कोई खास ठोस पहल नहीं की है। जो थोड़ा बहुत किया है वो कॉस्मेटिक एफर्ट्स हैं। कहीं पर भी कोई गहरे प्रयास दिखाई नहीं देते हैं, और जो कुछ प्रयास हुए हैं वो जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के स्तर पर हुए हैं। लेकिन राज्य के स्तर पर जो नेतृत्व दिया जाना चाहिए था आपदा पुनर्वास और पुनर्निर्माण के काम को, उस काम को नेतृत्व प्रदान नहीं किया गया है। यहाँ पर सरकार के द्वारा वर्तमान समय में कोई काम नहीं किया जा रहा है, तो उसका जायजा लेने आए थे वो कि भाई इस आपदा की घड़ी में क्या स्थिति है और थराली में इन 4-5 महीनों में कितना काम हुआ है, और वो सारा काम फेल है। कहने की बातें हैं, धरातल पर कोई वर्क अभी तक आपदा का नहीं हो रहा। नहीं, आपदा प्रभावितों में 2000 पूर्व की आपदा का आपको पता होना चाहिए, जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, तो उस टाइम पे उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस के सरकार ने, भारत सरकार ने, दोनों ने मिलकर के 7 लाख रुपए कर्पण जिसके घर नए बने थे उनको दिया गया। वर्तमान सरकार 5 लाख भी पूरा नहीं दे रही है। परेशान है लोग, खाली झूठ बोल रहे हैं, मूर्ख बना रहे लोगों को, और धरातल पर कुछ काम नहीं है इनका। परेशान है, बहुत बुरी तरीके से परेशान है लोग। थराली आपदा आने वाली है, 2 महीने बाद बारिश आने वाली है, और वैसी की वैसी स्थिति है। आपदा आई थी 22 अगस्त को, उसके बाद थराली क्षेत्र में कोई भी आपदा के काम नहीं हुए। हाँ, जिला प्रशासन से, आपदा प्रबंधन से हमें मलबा हटाना, जो लोगों के घरों में घुसा था या रास्ते टूटे थे, उसमें जो मलबा आया था उसके लिए कुछ धनराशि दी गई। उसके अलावा जो क्षति यहाँ पर नगर पंचायत में हुई थी, नगर पंचायत की जो संपत्ति है, जैसे शौचालय, पुलियाएं, रास्ते, दुकानें या अन्य तमाम चीजों, उसके लिए अभी तक कोई भी बजट यहाँ के लिए नहीं दिया गया है। यहाँ पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। हमारे एस्टिमेट जिला आपदा प्रबंधन को तुरंत दे दिए गए थे आपदा के तुरंत बाद, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आपदा प्रबंधन से हमें बोला जाता है कि हम लोग मानकों में नहीं आते हैं। तो अगर इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आने के बाद अगर हम मानकों में नहीं हैं, तो मानकों में कौन है? खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। हाई स्कूल में कुल 92% विद्यार्थी सफल रहे हैं, जिनमें से बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 96% और बालकों का 88% रहा। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 85% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। हाई स्कूल में अक्षत गोपाल ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि शांत कोठारी और भूमिका ने संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर कब्जा किया। इंटरमीडिएट में गीतिका पंत और सुशीला मेहंदी रत्ता ने संयुक्त रूप से 98% अंक प्राप्त कर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। आर्यन ने दूसरा और वंशिका ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और ऐसे में अधिकारियों ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को और तमाम टीमों को बधाई दी। अक्षत गोपाल जो है बहुत होनहार बच्चा हमारा, और उन्होंने
500 में से 491 नंबर प्राप्त किए। तो मैंने अभी उनसे बात भी की है, उनके गार्जियन से भी बात की है और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने हमारे पूरे प्रदेश में टॉप किया है। साथ में जो हमारा सेकंड आया है वो राजकीय इंटर कॉलेज खैरना से आया है, भूमिका। उनको भी मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और बड़ी बात यह है कि जो टॉपर बच्चे हैं दोनों, वो नैनीताल ज़िले के हैं। बागेश्वर ज़िले ने 96% जो है उनका रिजल्ट रहा है। पूरे प्रदेश में बागेश्वर ज़िला नंबर 1 पे है। जहाँ तक इंटरमीडिएट का रिजल्ट का इस बार परीक्षा परिणाम जो घोषित किया गया है, इस बार हमारा टोटल जो है 85% से ऊपर रहा है और पिछले साल की तुलना में लगभग 1.25% हमारा ज़्यादा रिजल्ट रहा है। यहाँ पे भी हमारे बागेश्वर ज़िले ने लगभग 94.81% ओवरऑल उनका रिजल्ट रहा है। इंटरमीडिएट में भी बागेश्वर ज़िला हमारा टॉप आ रखा है। और हमारे जो गीतिका पंत हैं, ये सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर की हैं, इन्होंने जो है इंटरमीडिएट में टॉप किया है। और सुशीला मेहंदी दत्ता जो है हमारी, उन्होंने सेकंड स्थान प्राप्त किया है। मैंने दोनों टॉपर बच्चों से भी बात की है। मैं शिक्षा विभाग की तरफ से, अपने मुख्यमंत्री जी की तरफ से, अपने प्रधानमंत्री जी की तरफ से और अपने भारत सरकार के शिक्षा मंत्री की तरफ से इन सभी टॉपर बच्चों को हमने शुभकामनाएं दी हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा जो परिषदीय परीक्षा 2026 थी, इसमें पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या 1,12,266 थी, जिसमें से 1,03,73 बच्चे उत्तीर्ण हुए। 1,08,983 के अगेंस्ट। तो इसका मतलब है कि 88% हमारा कुल परीक्षाफल रहा 92.10 हाई स्कूल का। तो सभी को बधाई है। और संस्थागत बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.03 और बालिकाओं का रहा 96.07। तो बालिकाओं को भी बधाई है क्योंकि वो इस दौड़ में आगे निकली हैं। हमारा पिछले साल की परीक्षा में इस वर्ष हमारा 1.33 पॉइंट हमारा आगे प्रतिशत बढ़ा है, ये भी खुशी की बात है। सम्मान सहित हमारे 7.28 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। प्रथम श्रेणी में हमारे 28% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं और बाकी श्रेणियों में 42.86 और तृतीय श्रेणी रहा है 13.75। हमारे प्रदेश की संयुक्त श्रेष्ठता सूची में अक्षत गोपाल एमपी हिंदू इंटर कॉलेज रामनगर नैनीताल ने हाई स्कूल परीक्षा में 98.20% अंक प्राप्त कर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश की संयुक्त श्रेष्ठता सूची में ईशांत कोठारी MBSBM इंटर कॉलेज चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी एवं भूमिका जीबी पंत राजकीय इंटर कॉलेज खैरना नैनीताल ने हाई स्कूल परीक्षा में 98.00 कुल अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इनको भी बधाई है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को भी बधाई, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को भी बधाई और तृतीय स्थान पर रहे हैं योगेश जोशी विवेकानंद BM इंटर कॉलेज मंडल सेरा बागेश्वर। तो ये बहुत खुशी की बात है। जनपद बागेश्वर 96.98 परीक्षाफल के साथ प्रथम स्थान पर रहा है ओवरऑल जो है इनका। और सुधार परीक्षा भी हुई थी 2024 की, तो उसमें 382 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे, जिसमें 239 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षाफल रहा है 68.67। तो इससे हमारा जो मेन परीक्षाफल था उसमें भी सुधार आया है। इंटरमीडिएट परीक्षा में 2026 में पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या थी 1,02,986 और 1,04,52 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। उसमें से 85,499 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए। इस तरह से कुल परीक्षाफल रहा 85.11 और बालकों का रहा 81.93, बालिकाओं का रहा 88.09। उत्तराखंड बोर्ड इंटरमीडिएट
परीक्षा परिणाम घोषित होते ही ऋषिकेश के होनहार छात्र आर्यन जाटव ने पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का नाम बढ़ाया है। वहीं आर्यन जाटव ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया। उन्होंने कहा कि मेरी सफलता के पीछे मेरे माता पिता और सभी शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले 2 सालों में शिक्षकों ने मेरे साथ काफी मेहनत की है और हर कदम पर मार्गदर्शन दिया है। आर्यन ने बताया कि उनका सपना आगे चलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। वहीं आर्यन की इस उपलब्धि से क्षेत्र के युवाओं को भी प्रेरणा मिली है कि कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। मेरे बेटे ने उत्तराखंड की वरीयता सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और इसका श्रेय मैं पूरा श्रेय इस विद्यालय के अध्यापकों को देना चाहूँगी, क्योंकि मेरा बच्चा एक बिल्कुल मध्यम मतलब साधारण बच्चों में से था, लेकिन 9th और 10th में यहाँ के टीचरों का इतना सहयोग रहा कि वो बहुत अच्छा बन पाया और पढ़ाई में बहुत अव्वल रहा। यहाँ के अध्यापकों ने बहुत उसे आगे बढ़ाया है। यहाँ के टीचरों का बहुत सहयोग रहा है। मैं पूरा श्रेय यहाँ के टीचरों को देना चाहूँगी और विद्यालय को देना चाहूँगी। किस तरह से आर्यन अपने घर में पढ़ाई किया करती थी? आर्यन 13 से 14 घंटे डेली पढ़ाई करता था और बाहर एक्टिविटी कम ही रहती थी उसकी, क्योंकि 10th से उसमें जो बदलाव आए थे, उसने यही सोचा था कि पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम अपने समाज को, अपने परिवार को बदल सकते हैं। मेरा नाम आर्यन है और मैंने क्लास 12th मेरिट लिस्ट में 97.8% अंक प्राप्त किया और पूरे प्रदेश में 2nd रैंक है। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस रैंक पर आकर के, और सभी के लिए बहुत खुशी का दिन है। इसका श्रेय किसको देना चाहिए? इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स के एफर्ट्स को, अपने टीचर्स के एफर्ट्स को, जिन्होंने पूरे 2 साल इस जर्नी में मेरा साथ दिया है, उन सभी को देना चाहूँगा। आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? मैं आगे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। एक मैसेज बच्चों के लिए? मैं यही मैसेज दूंगा कि बच्चों को ये लगता है कि सिर्फ कि हम बोर्ड्स का लेवल का पढ़ के हो जाएगा, लेकिन जैसे इस साल के पेपर का पैटर्न रहा था कि थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का लेके गए थे, तो हमें थोड़ा सा कॉम्पिटिशन लेवल का भी पढ़ना चाहिए ताकि हमें उसको हैंडल करना आ जाए। अच्छा लग रहा है, पढ़ाई अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए अच्छी रैंक भी लाए हैं, अच्छे से पास हुआ है वो नंबर से। घर में किस तरह की पढ़ाई करता था ये? पढ़ते रहते हो बस, फालतू की समझ रहा है, कुछ नहीं जाता, सीधा घर से, यहाँ स्कूल से घर जाएगा, घर से खाना खाएगा, सीधा पढ़ाई, फिर सोना, फिर सुबह पढ़ाई, फिर स्कूल नहीं चलता उसका ज़्यादा वैसा कुछ है ना, वो फोन मान कुछ नहीं चलाता, फिर पढ़ाई बस। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित हो गए हैं। हरिद्वार की वंशिका ने प्रदेश में 3रा स्थान प्राप्त कर न केवल स्कूल बल्कि माता पिता का नाम भी रोशन किया है। वंशिका ने 97% अंक प्राप्त कर प्रदेश में 3रा स्थान प्राप्त किया। वंशिका ने कहा कि उनका ये जो श्रेय है वो सारा टीचर्स के सही मार्गदर्शन और माता पिता के सहयोग से निकलकर सामने आया है। वहीं मां ने वंशिका की मेहनत और अध्यापकों के मार्गदर्शन को इसका परिणाम बताया। इंटरमीडिएट में आपने 3rd रैंक पर जी सर। कितने रैंक नंबर मिले आपको? 97%। कौन सी ट्रेड थी आपके पास? पीसीएम। पीसीएम में। जी सर। क्या करना चाहते हैं आगे जाके? मैथ प्रोफेसर बनना एम है, तो टीचिंग लाइन में करियर सेट करना है, तो उसी फील्ड में पढ़ाई करनी है अभी तो। ये उपलब्धि हासिल करी है आपने? जी सर। क्या किया इसके लिए, कितनी मेहनत करी है? मेहनत तो बहुत ज्यादा की थी, मतलब जो पोजीशन आई है उसके हिसाब से बहुत ऐसी मेहनत की थी, शुरू से लास्ट तक कंसिस्टेंट थी, रोज एक ही सामान पढ़ती थी, एक दिन भी नहीं छोड़ा, तो वो आज फल मिल गया उसका। इसका श्रेय देंगे इसको? सबसे ज्यादा तो पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, कभी भी मतलब ऐसे नहीं कहा कि ये करना वो तो, और स्कूल बहुत ज्यादा था, क्योंकि इन्होंने बताया क्या करना चाहिए और क्या नहीं, टाइम कहाँ पे वेस्ट होगा, तो स्कूल भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहा, टीचर बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। बेटी ने उपलब्धि हासिल करी है, पोजीशन प्राप्त की है, क्या कहना चाहते? यही कहना चाहूंगी कि अच्छी बात है, क्या खुशी हो रही है। किसको श्रेय देंगे बेटी की उपलब्धि के लिए? टीचर तो वैसे सबसे ज्यादा टीचर ही है, फिर और परिवार वालों का साथ है, यही कहना चाहूंगी, और इसी मेहनत। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मतलब जिस हिसाब से उसने मेहनत की है तो मुझे पता था कि वो अचीव कर लेगी। वो रात को सोती भी नहीं थी, पूरे दिन पढ़ती रहती थी, तो देख के लगता था हाँ कुछ तो अचीव करेगी, वो प्लेस लाएगी वो कुछ ना कुछ, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। पापा नहीं है इस समय आपके यहाँ पर? कहाँ है पापा? क्या पापा को मैंने वीडियो कॉल की थी अभी, पापा बहुत खुश हैं अभी। पापा कह रहे हैं कि अभी मैं यहाँ पर होता तो इसके साथ ही होता, फोटो वोटो खिंचा रहा होता। क्या करते हैं पापा? पापा टैक्सी ड्राइवर है मेरे, अभी फिलहाल 4 धाम यात्रा पे गए हुए हैं टूरिस्ट को लेके। आज खुशी का दिन है क्योंकि
पूरे वर्ष भर में बच्चे मेहनत करते हैं, उनका आज परीक्षा परिणाम आया है। सभी बच्चों को जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उन सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इस विद्यालय ने प्रतिवर्ष उत्तराखंड के मेरिट में स्थान दिए हैं और इसलिए इस वर्ष भी टॉप 3 में इंटरमीडिएट में वंशिका ने स्थान प्राप्त किया। मैं वंशिका को, उनके माता पिता को और उनके गुरुजनों को इस अवसर पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हाई स्कूल में भी एक उपलब्धि हुई है। हाई स्कूल में भी एक 10वां स्थान और एक 24वां स्थान 2 बच्चों ने प्राप्त किया है। तो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा है। हरिद्वार सिडकुल क्षेत्र में संदिग्ध हालत में युवक ने आत्महत्या कर ली। नेहरू कॉलोनी स्थित किराए के कमरे में युवक का शव पंखे से लटका मिला। शव की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। कौन कौन रहते थे इनके साथ? दोनों। अल्मोड़ा नगर स्थित निजी संस्थान मां अंबे इंस्टीट्यूट में छात्रों ने मैनेजमेंट पर अभद्र और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। जानकारी मिलने पर नगर के पत्रकार मौके पर पहुंचे। कैमरा और आईडी देख प्रबंधक आग बबूला हो गए और पत्रकार की आईडी और कैमरा छीनने लगे। विरोध करने पर प्रबंधन संदीप सिंह ठाकुर ने पत्रकारों को धमकाने तक की कोशिश की, जिससे नाराज पत्रकारों ने प्रबंधक की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं पुलिस उपाधीक्षक बलवंत सिंह रावत ने कहा कि बच्चों की ओर से प्रबंधन पर लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। मना कर दिया। कॉल आई थी 112 पे, जिसमें ये बताया गया था कि टीचर और चेयरमैन जो है इंस्टीट्यूट के, वो बच्चों को कुछ टॉर्चर कर रहे हैं। तो इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत को संज्ञान में लेकर के चौकी इंचार्ज ने उसमें आवश्यक कार्रवाई की है और अब जैसे जैसे हमें उनकी ओर से शिकायती प्रार्थना पत्र मिलेंगे बच्चों की ओर से, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के जंगलों में बेशकीमती लकड़ी की तस्करी के खिलाफ वन विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। चक्राता वन प्रभाग में कोटा कनासर रेंज में देवदार के पेड़ों की अवैध कटान पर गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। दरअसल वन विभाग की टीम नियमित गश्त पर है और तभी उन्हें जंगल में अवैध कटान की सूचना मिली। सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और कार्रवाई करते हुए 4 वन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस गिरोह का मुख्य आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। वन विभाग ने मौके से प्रतिबंधित देवदार के 8 स्लीपर और कटान में इस्तेमाल किए जा रहे तमाम चीजें बरामद की हैं। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है और पूरे मामले की गहनता से जांच जारी है। देखिए, एक ये हमारे कनासर रेंज अंतर्गत अवैध पातन अभिवहन का मामला सामने आया है। हमारी जो टीम है वो अपने नियमित गश्त पे थी। कनासर रेंज अंतर्गत 4 अभियुक्त जो इसमें गिरफ्तार हुए हैं, 5 लोग इसमें हैं, 4 गिरफ्तार हो चुके हैं, 1 फरार है। ये लोग जंगल से निकल रहे थे और इनसे जो है एक आरा और अवैध देवदार चिरान प्रकाश 7 नग बरामद हुए हैं और जिसका संज्ञान लेते हुए जो है इन पे भारत वन अधिनियम की धारा 26 और 41-42 में वन अपराध दर्ज किया गया है। 4 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका मेडिकल कराकर जो है माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। ये हमारी तरफ से जो है कभी भी इन वन अपराध संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं इस पे सख्त कार्रवाई की जाती है। वन क्षेत्राधिकारी का जो है अपना पूरा इस पे नियंत्रण है, तो जो भी इसमें दोषी हैं उन पे जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल में गैस की किल्लत कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते उपभोक्ताओं में रोष व्याप्त है। नगर में पर्याप्त मात्रा में घरेलू सिलेंडरों की आपूर्ति नहीं होने से गैस वितरण के स्टॉक हाउस में उपभोक्ताओं ने गैस की गाड़ी घेर ली, जिससे गैस डीलरों में भय का माहौल बन गया। गैस वितरक ने मल्लीताल कोतवाली के बाहर गैस से भरा वाहन पार्क कर सुरक्षा और गैस वितरक के साथ किए गए अभद्र व्यवहार के साथ माफी मांगने की मांग की। और गैस वितरक जगदीश कन्याल का कहना है कि जब तक गैस वितरण के लिए गए तो लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, लेकिन माफी नहीं मांगी जाती जब तक नगर में गैस वितरण नहीं किया जाएगा। मैंने गाड़ी भेजी हनुमान मंदिर स्टाफ हाउस, जिसमें 40 सिलेंडर जाने थे। पहले से ही बताया गया था कि हमारे प्रबंधक के द्वारा कि 40 सिलेंडर कल हनुमान मंदिर जाएंगे। उसके बावजूद क्या होता है, जैसे हमारी गाड़ी वहाँ जाती है 40 सिलेंडर बढ़ते हैं,
40 सिलेंडर बंटने के बाद 15-16 महिलाएं ऐसी आती है, 4 आदमी जैसे वहाँ गए तो 15-16 लेडीज हैं, उन्होंने गाड़ी घेरी, इनको गाली गलौज और गाड़ी की चाबी छीनने के बाद 4-5 घंटे गाड़ी की चाबी अपने पास रख ली। उसके बाद हमने 112 में कॉल करी, 112 में कॉल करने के बाद गाड़ी ये फिर यहाँ लड़के वहाँ से पैदल आए स्टाफ हाउस से, इधर 4 आदमी पूरी गाड़ी वहाँ छोड़ के सिलेंडर बाई सिलेंडर जितने सिलेंडर उसमें गए ना, तो ये वहाँ जाने के बाद जब ये नीचे आते हैं, जब पुलिस जाती है उसके बाद गाड़ी हमारी ले आई जाती है वहाँ से। तो भाई साहब हम जितने आगे से हमारे पास सिलेंडर आएंगे उतनी तो हम दे पाएंगे। तो मेरा भाई साहब ये है कि मैं अनिश्चित काल तक धरने में तब तक बैठूंगा जब तक 15-16 लेडीजें आके हमें लिखित माफीनामा नहीं देंगे। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।